हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरण है और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट पेटी, जहाँ पे हम आप लोग के लिए डेली बायोलॉजी एमसीक्यूज, नीट प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स, बायोलॉजी लेक्चर वीडियोस एंड एफएमसी के ऊपर इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आते रहते हैं ताकि आने वाले नीट एग्जाम में आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके और आप लोग आने वाला एग्जाम कॉन्फिडेंस के साथ दे सके। अब ये तो आप लोग सब ने सुना होगा, सारे नीट एस्पिरेंट्स ने सुना होगा, हर साल ये बोलता है, हर कोई ये बोलता है दैट एनसीईआरटी कवर करो, एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा चीजें आती हैं नीट में, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी को अपने फिंगर टिप्स में रखो, विच इज वेरी मच ट्रू बिकॉज 85 to 90% of paper comes from NCERT only, especially for biology. अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है then you can very easily go through those questions that are coming in the NEET exam very easily and solve them very quickly as well, अगर आप NCERT literally आपके फिंगर टिप्स में है तो। लेकिन अगर आप लोग का NCERT कवर हो चुका है, आई एम टेलिंग यू, अगर कवर हो चुका है एंड यू आर गेटिंग थोड़ा सा बोर्ड बाय रीडिंग NCERT अगेन एंड अगेन, which I'll say you have to keep doing because NEET में NCERT से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, then this video is meant for you। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आउट ऑफ NCERT भी आ सकते हैं। अब मैं आपको पूरे के पूरे NCERT से बाहर से पढ़ने को नहीं बोल रहा, NCERT एक बार आपका कवर हो जाए, NCERT एक बार आपके फिंगर टिप्स में हो जाए, उसके बाद ही इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो कवर कीजिएगा। कुछ कुछ टॉपिक्स NCERT में ऐसे हैं जो NCERT में अच्छे से दिए नहीं गए हैं, उन टॉपिक्स के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि बाहर से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। प्लस कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे हैं पिछले पिछले नीट के एग्जाम में जहां से बाहर से क्वेश्चंस आए, तो वो टॉपिक भी आपको मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। एंड टुडेज वीडियो इज फोकस्ड ऑन क्लास 11th के टॉपिक्स। क्लास 12th के टॉपिक्स के लिए इस वीडियो के बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें क्लास 12th में बाहर से कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं वो मैं बताऊंगा। गाइस अगेन लेट मी टेल यू, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा और लंबा हो रहा है, बट बिफोर यू हैव फिनिश द एनसीईआरटी, उससे पहले ये टॉपिक्स नहीं करना है। एक बार आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया उसके बाद ही ये टॉपिक्स करना है। ये वीडियो यहीं यूट्यूब में रहने वाला है, इस वीडियो को सेव कर लीजिए और जैसे जैसे आपका एनसीईआरटी कवर हो जाए इन टॉपिक्स को भी आप धीरे धीरे कवर करिएगा, क्योंकि एक बार आप ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे आपका 95% ऑफ नीट का प्रिपरेशन हो जाएगा आफ्टर यू हैव डन योर एनसीईआरटी एज वेल। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट टॉपिक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपने बाहर से क्या क्या पढ़ना है। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, वायरल डिजीजेस, द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट, प्लांट किंगडम से आपने क्या क्या पढ़ना है। प्लांट किंगडम से आपने पढ़ना है प्लॉइडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये प्लॉइडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे काफी बार क्वेश्चंस आ रखे हैं। Then, structural organization in animals, location of each type of tissue, characteristics of muscle tissue and coelom of cockroach। ये चीजें आपने बाहर से पढ़नी है। Cell unit of life, detailed concept of endoplasmic reticulum, nucleus and plasma membrane। इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, you have to read this outside of NCERT as well। Pathway of protein secretions, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कुछ ज्यादा टॉपिक्स है जो आपको थोड़े से बाहर से पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि एंजाइम बाइंडिंग कॉन्सेप्ट, एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ केएम, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज। ये आपको बनाना आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। बॉन्ड्स इन डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स and diseases due to vitamin deficiencies, vitamin deficiency wale diseases, enzyme binding concept, concept of km, these are very important things। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज ये आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ केम भी आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा, लेकिन डिजीजेस ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी ये आपको बाहर से पढ़ना ही पड़ेगा। एंड टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, दैट इज आल्सो यू हैव टू रीड फ्रॉम आउटसाइड। देन सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, इसमें आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर्स इन डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन से सेल फेज में, सेल रेप्लिकेशन फेज में, सेल डिविजन फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, डीएनए कब रेप्लिकेट होता है, कब वो फिर से हाफ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसके बेसिस में न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा।
चेक पॉइंट्स क्या होता है? अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी ली हुई है क्लास 11th या क्लास 12th में, तो क्लास 11th क्लास 12th की बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी में चेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आपके पास ये बुक्स आ जाए क्लास 11 क्लास 12 की बायोटेक्नोलॉजी की बुक, तो उसमें जब सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें चेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट दिया है। यू कैन स्टडी चेक पॉइंट्स फ्रॉम देयर। इनिबिटर्स ऑफ सेल साइकिल, कौन कौन से केमिकल्स है जो सेल साइकिल इनिबिट कर सकते हैं, कौन कौन से सिग्नल्स है जो सेल साइकिल इनिबिट कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस, ये आता है। ऑस्मोसिस के फॉर्मूले आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एनसीईआरटी बायोलॉजी में दे रखा है, बट उस फॉर्मूले के बेसिस में कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ये आपको आना चाहिए। देन रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट के बारे में आखिरी में एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के आखिरी वाले पैराग्राफ में, एक दो पैराग्राफ में रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है। रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट से एक तो आपके क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, और उस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट में। एंड के प्लस इनफ्लक्स, पोटेशियम इनफ्लक्स का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स ऑफ C3 C4 साइकिल प्लांट्स, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स आपको आने चाहिए। देन CM पाथवे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डिटेल में मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया है, बट आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अगर हम आए तो पेंटोस फॉस्फेट शटल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ATP, NADH, FADH गेन इन वेरियस साइकिल्स, मतलब आपको वहां पर दिया रेस्पिरेशन के डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स में ATP, NADH और FADH का कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ पे गेन हो रहा है, कहाँ पे ये यूटिलाइज हो रहे हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक कंप्लीट साइकिल में कितने ATP, कितने NADH, कितने FADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक NADH से कितने ATP आ रहे हैं, एक FADH से कितने ATP आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, आपको ये भी पता होना चाहिए। एंड रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ये एनसीईआरटी में आखिरी में दे रखा है रेस्पिरेटरी क्वोशंट के बारे में। क्या है रेस्पिरेटरी क्वोशंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट रेस्पिरेटरी क्वोशंट्स, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम आगे टुवर्ड्स द लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपको डेंटल फॉर्मूला ऑफ इन्फेंट पता होना चाहिए। जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर मैंने लिया है जो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया डेंटल फॉर्मूला ऑफ इन्फेंट कैसे डिराइव करते हैं और क्या होता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ इन्फेंट। प्राइमरी टीथ, सेकेंडरी टीथ, कौन से सिर्फ प्राइमरी है, कौन से सिर्फ सेकेंडरी है, कौन से दोनों प्राइमरी सेकेंडरी है, ये मैंने आपको बता रखा है उस वीडियो में। BMR फुल फॉर्म एंड डेफिनेशन, व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, BMR का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया। व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिज्म रेट एंड किसमें कितना BMR होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एनामल का कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए आपको, एंड उसके साथ मोड एंड ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड्स। एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में, इट इज नॉट अ वेरी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, कौन सा पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से कौन सी चीज एब्जॉर्ब होती है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में दिया है बट इट्स वेरी वेगली गिवन, तो ये चीज आपको कहीं बाहर से पढ़नी पड़ेगी। एंड फंक्शन ऑफ GI हार्मोन्स, नाउ GI हार्मोन्स आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, GI गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन, cholecystokinin, all these hormones they are given in your केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। तो फंक्शन ऑफ GI हार्मोन्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते, कैसे एक्ट करते हैं, ये आप उस वाले चैप्टर से पढ़ सकते हैं। पेनेट सेल्स, कफर सेल्स एंड अर्जेंटाफिन सेल्स। ठीक है, पेनेट सेल्स कहाँ पे लोकेटेड है, क्या फंक्शन है, कफर सेल्स कहाँ पे लोकेटेड है, क्या फंक्शन है, अर्जेंटाफिन सेल्स कहाँ पे लोकेटेड है, क्या फंक्शन। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर नेम्ड आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सेल्स के नाम पता होना चाहिए और लोकेशन और फंक्शन पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ दीज आर व्हाट, मोस्ट ऑफ दीज आर यूज्ड इन फेगोसाइटोसिस, तो आपको लोकेशंस पता होना चाहिए इन सेल्स का।
ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड, कहाँ पे प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कितना प्रेजेंट होता है, फंक्शन क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितना प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा यू वुड बी नोइंग फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ प्लूरल फ्लूइड एंड किन दो प्लूरल लेयर के बीच में वो प्रेजेंट होता है। Factors like pH, temperature, CO2 and corresponding graph shift of oxygen dissociation curve. Now this second point that I have mentioned over here, that is important. Oxygen dissociation curve कैसे move करता है, shift to left कब होगा, shift to right कब होगा, कौन कौन सी चीजें हैं, पीएच, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करते हैं, फीटल हीमोग्लोबिन कैसे अफेक्ट करता है, मैटरनल ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऑल दीज थिंग्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के अंडर ही आते हैं। एनसीईआरटी का जब ये चैप्टर मैं कवर करूंगा यहाँ पे वीडियो में, आपको वो मिल जाएगा, हमारे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर वीडियो में सारी की सारी चीजें मिलेंगी, वहां पे जाके भी आप देख सकते हैं, किसी भी बाहर की दूसरी बुक में ये सारी मिल जाएगी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन curve and factors affecting oxygen dissociation curve, that is important. Hemoglobin composition and why fetal hemoglobin has more affinity for oxygen than a normal hemoglobin. Again, fetal hemoglobin fetus में transport कैसे होता है oxygen का, that is also important. Why hemoglobin is used in place of myoglobin. Now what is myoglobin, what is hemoglobin, ये difference आपको पता आना चाहिए। और blood में hemoglobin is preferred over myoglobin, क्यों, ऐसा क्यों होता है, that is also important. डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन, अगेन ये फिफ्थ पॉइंट जो मैंने बताया दैट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द सेकेंड पॉइंट. You need to know the various shifts of oxygen dissociation curve based on various factors affecting it. And high altitude sickness क्या होता है, high altitude associated pulmonary edema क्या होता है, high altitude associated cerebral edema क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में अगर हम आए तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का रोल इन रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, व्हाट इज इट, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में एमबीबीएस में भी नहीं पढ़ाते, बट ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज एंजियोप्लास्टी, व्हाट इज एंजियोग्राफी, व्हाट इज इश्चीमिया, एमआई क्या होता है, मायोकार्डियल इश्चीमिया क्या होता है, दैट यू शुड नो. The difference between carotid and coronary artery, fine. कैरोटिड क्या है, कैरोटिड इज द मेन आर्टरी जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ मतलब जो ब्रेन को सप्लाई कर रहा है, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड. व्हाट इज कोरोनरी, कोरोनरी इज बेसिकली द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट इटसेल्फ. तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों में. डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन. नाउ आर्टरी एंड वेन का डिफरेंस अगर आप डायग्राम देखेंगे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, आर्टरी और वेन दो दो बना के दिखाया हुआ है, तो डायग्राम से आप डिफरेंसेस डिराइव कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई दूसरी बुक यूज करें उसमें डिफरेंसेस आर्टरी और वेन का जरूर पढ़िएगा. नाउ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको पता होना चाहिए डिफरेंट लोब्स ऑफ सेरेब्रम एंड देयर फंक्शन. नाउ सेरेब्रम की अगर हम बात करें तो देयर इज फ्रंटल लोब, देयर इज पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब, राइट. ये सारे लोब्स है सेरेब्रम के. अब इन सारे लोब्स के अपने अपने फंक्शन है, डिटेल में नहीं बट आपको पता होना चाहिए फ्रंटल का मेन फंक्शन क्या है, ऑसिपिटल का मेन फंक्शन क्या है, टेम्पोरल का मेन फंक्शन क्या है. देन सीएसएफ फंक्शन एंड इट लोकेशन. तो सीएसएफ कहाँ पे लोकेटेड है, किन दो लेयर्स के बीच में सीएसएफ लोकेटेड है, कहाँ पे उसका फंक्शन क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, दैट यू शुड बी नोइंग. Alzheimer's disease, Parkinson's disease, you should know that. Neurotransmitters, that is activators other than acetylcholine and inhibitors like GABA, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. एसिटाइलकोलिन एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में एसिटाइलकोलिन के अलावा क्या क्या एक्टिवेटर्स है ये आपको पता होना चाहिए. Causes and remedy of myopia, hypometropia, concept of astigmatism, presbyopia, cataract and glaucoma. ये these are diseases that are associated with eye. इसी चैप्टर में आई के ऊपर भी एक छोटा सा पार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, बट डिजीजेस ऑफ आई पे फोकस नहीं है. सो मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा. एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट और ग्लाउकोमा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या है ये बीमारियां. लोकोमोशन एंड मूवमेंट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स ये आपको पता होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस जॉइंट्स आपको पता होना चाहिए.
दैट वाज बिट ऑफ अ लॉन्ग वीडियो, बट ये सारी चीजें आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी कवर करनी है वंस आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाए. अगेन आई एम एम्फसाइजिंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज एनसीईआरटी इज द मेन बुक. एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी. 90%, 80 to 90% आपका नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा. सो टिल द टाइम यू हैव नॉट कवर्ड एनसीईआरटी बायोलॉजी, तब तक बाहर से नहीं पढ़ने का सोचना. तो तब तक ये वीडियो भी आपको कोई यूज का नहीं है. बट डू सेव दिस वीडियो. एक बार आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाए, देन यू कैन यूज दिस topics and solve these topics, study these topics out of NCERT as well. या दूसरा अप्रोच आपका ये हो सकता है कि whenever you get bored while studying NCERT और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बुक पढ़ने का मन करे, तो ये सारे टॉपिक्स आप बाहर से पढ़ सकते हैं. So that would be all for this video, guys. I'll be bringing the topics that you have to cover out of NCERT for class 12th as well, and I keep uploading our daily biology MCQs, so वो MCQ जरूर solve करते रहिएगा. And if you are new out there, do go and subscribe this channel and do share about this channel to other NEET aspirants as well. I'll see you guys in the next video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video like I've already told you, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching. Bye bye.